दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो बजट अनाउंसमेंट्स आखिर हो ही गई और इसलिए अब ये जानना ज़रूरी है कि उसमें से क्या मायने निकल कर आए आपके और हमारे लिए। थोड़ा नंबर्स के साथ विश्लेषण कर देते हैं और साथ ही साथ समझते भी जाएंगे कि इन नंबर्स का इकोनॉमी और हमारी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सरकार ने फिर से फिस्कल कंसोलिडेशन के प्रति अपनी कमिटमेंट बरकरार रखी है। साधारण शब्दों में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर में अंतर, उसे हर साल कम करने का बीड़ा उठाया है। 2018 में एफआरबीएम एक्ट बना था जिसके तहत ये डेफिसिट या वित्तीय घाटा जीडीपी के 3% पर लाने की बात हुई थी। एफआरबीएम को फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट के पूरे नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए आवश्यक था ताकि हमारा डेट टू जीडीपी 40% पर आ जाए और बाहर वालों की नज़रों में हमारी आर्थिक छवि सुधरे, खास तौर पर उनकी नज़रों में जो भारत में लंबी अवधि के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई ये पैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के रूप में तभी भारत में निवेश करेगा जब हमारी बैलेंस शीट उन्हें अच्छी दिखेगी, या ये कहें कि ओवर लीवरेज नहीं दिखेगी या सुरक्षित दिखेगी। अब हम और आप भी कहीं अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा वहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, जहां जोखिम कम हो और थोड़ा बहुत पैसा भी बन सके। तो अगले साल के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.4% तय किया गया है, 4.4%। कोविड के बाद क्योंकि सरकार को इकोनॉमी को उठाने की एडिशनल जिम्मेवारी उठानी पड़ी थी, इसलिए 2022-23 में ये 6.4 यानी कि 6.4% तक चला गया था। हमारी जैसी इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए इस फिगर को निरंतर नीचे लाने का प्रयास किया जाता रहा है। इस डेट को सर्विस करने की एनुअल लागत ही हमारी सरकार के टोटल एनुअल खर्चे का 1/4 हिस्सा होता है। अनुमान लगाइए कि अगर ये खर्चा बढ़ता ही जाए तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर पैसा खर्च करने के लिए बचेगा ही कहाँ। बट हाँ, ये जो सब मैंने अभी तक कहा उसका एक दूसरा ज़रूरी पहलू भी है, वो ये कि हम एक कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री है, पैसा नहीं है हमारे पास। इनफैक्ट रेवेन्यू कम है और खर्चा है ज़्यादा। इसलिए सरकार इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा खर्चा पैसे बोरो करके ही करती है। ये पैसा अधिकतर आप जैसे और हम जैसे लोगों से ही बोरो किया जाता है, बैंक्स के माध्यम से, डिपॉजिट्स के माध्यम से। प्राइवेट सेक्टर अभी स्टैंडअलोन बेसिस पर क्षमता नहीं रखता कि वो अकेले ही देश की कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसे जुटा सके। इसलिए सरकार अगर पैसा कम खर्च करेगी, जैसे कि उन्होंने इस बजट में तय किया है, क्योंकि उसे आने वाले सालों में घाटा कम करना है, सीधी सीधी बात यह है कि दिस विल कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर जीडीपी ग्रोथ, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ सफ़र करेगी। पिछले कुछ सालों में सरकार ने अपनी चादर के बाहर पैर पसारे हैं और उसी की वजह से शायद हम ऑलमोस्ट 7% के रेट पर भी ग्रो कर पाए थे। लेकिन अब आगे ये बड़ा सवाल है। अगले वित्तीय वर्ष में सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 11.2 यानी कि 11.2 लाख करोड़ का तय किया गया है, जो कि इस साल के 11.5% लाख करोड़ से भी कम है। इसलिए स्लो डाउन तो होगा ही। सरकार प्राइवेट सेक्टर से गुहार लगा रही है कि उसे और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो बार बार ये कहते हुए आवाज़ लगाता है कि रादर रोता है कि डिमांड नीचे आ रही है, तो वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करे कैसे। उत्पादन क्षमता या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं 74% पर टिका हुआ है और ऐसे में एडिशनल कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए उनके पास जायज़ वजह या कारण नहीं है। उन्हें इसमें समझदारी नहीं दिखती। आखिर वो तो बिजनेस वाले हैं ना, उनका कोई सोशल ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं सरकार की तरह। पर बात यहाँ पर आकर नहीं रुकती। बैंकों का क्रेडिट ऑफटेक भी कम हुआ है, लगभग 3 से 4%। और क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन नीचे आई है, खास तौर पर अर्बन एरियाज़ में, ऐसे में सरकार ने भी 12 लाख तक इनकम पर टैक्स रियायतें दी हैं ताकि लोगों के हाथों में थोड़ा पैसा ज़्यादा बचे और वो उसे खर्च करें, ताकि ये कंजम्पशन फिगर्स आने वाले क्वार्टर्स में सुधरती हुई दिखे। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना होगा। आज भी हमारी इकोनॉमी 65% कंजम्पशन पर निर्भर है और बाकी 35% इन्वेस्टमेंट पर।
ये तस्वीर सालों से ही ऐसी है, मैं तो कहूँगा दशकों से। इनफैक्ट इस रेशो को उल्टा करना होगा। अगर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, जिसके बारे में आप आए दिन सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं अखबारों में, उसको अगर सच्चाई बनाना है तो ये रेशो उल्टी होनी ज़रूरी है। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल, पैसा है कहाँ? FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी 40 से 50 बिलियन डॉलर के करीब ही एनुअली इन्वेस्ट करता है, और पिछले कुछ सालों में देखा गया कि वो भी थोड़ा इरेगुलर और धीमा हुआ है। सरकार खुद ये मानती है कि 2047 तक विकसित भारत के लिए प्रति वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15 लाख करोड़ का आउटले ज़रूरी है, ताकि हम लगभग 8% के रेट पर ग्रो करके फाइनली 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। लेकिन कैसे? सरकार को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करनी पड़ेगी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो कि कंप्लीटली जो है इस देश की तस्वीर बदल सके। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर का जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% पर नहीं पहुंचता, वो नई इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए प्रेरित ही नहीं होंगे। बहरहाल समरी ये है कि जो भी मैंने अभी तक कहा और जो ये असमंजस का वातावरण हर जगह छाया हुआ है, वो एक सिक्लिकल स्लोडाउन है और सिक्लिकल स्लोडाउन की तरफ ही इशारा कर रहा है। और ऐसे में जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है, हमें काफ़ी सचेत होने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां सरकार अपना बराबर फोकस बनाए हुए हैं और बढ़ चढ़कर सपोर्ट भी करने के लिए तैयार हैं। एग्जाम्पल, पावर सेक्टर, विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज की अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2,13,700 मेगावाट हो चुकी है, जो कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस देश की उसका 40% है। सरकार का लक्ष्य ये है कि ये परसेंटेज 75% तक आने वाले सालों में हो जाए, इसलिए इस सेक्टर से संबंधी सारी कंपनी से अच्छा करने की उम्मीद है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हमारी पूर्ति है, अधिकांश डिमांड बाहर से आयात करनी पड़ती है, विशेषकर चाइना से, जो कि ट्रेड डेफिसिट पर बुरा असर डालता है। यही नहीं, एम्बिशंस तो सरकार के इतने बड़े हैं कि हम उस लेवल तक पहुंच सके जहां हम दुनिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरर बन जाएं और इस खेमे में हमारे एक्सपोर्ट्स बखूबी बढ़ते चले जाएं। सिमिलरली, डिफेंस और टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स के सपोर्ट से इन सेक्टर्स में भरपूर फोकस होगा। डिजिटल इंडिया द्वारा आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज पर भी काफ़ी जोर रहेगा, और कुछ अच्छी आईटी कंपनीज की एप्लीकेशंस तो सस्टेनेबिलिटी थीम्स जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बड़ा योगदान भी करती दिख रही है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स किसी भी इकोनॉमी की नींव होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ग्रॉस बेसिस पर 2.5% पर कंट्रोल्ड है। लगभग सारे ही बैंक्स अच्छे से कैपिटलाइज्ड भी हैं। आपको याद होगा 5 साल पहले तक बैंकों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। एग्रीगेट लेवल पर सब बैंक्स जो लॉसेस में थे, आज कुल मिलाकर के लगभग 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज भी सबसे बेहतर स्थिति में अभी बैंक्स ही है। 13 से 14 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल और तकरीबन 2.25 की प्राइस टू बुक, और ये आगे चलकर इन्वेस्टमेंट्स ने अगर जोर पकड़ा तो बैंक्स के पास मार्केट के साथ कैचअप करने के लिए काफ़ी एमुनिशन होगा। और हाँ, क्योंकि टैक्स रिबेट्स हुए हैं इस बजट में, इसलिए कंजम्पशन थीम भी थोड़ा बहुत तो चल ही पड़ेगी, जो कि काफ़ी समय से गिरती हुई स्तर पे है। लेकिन 1 लाख करोड़ की ये रियायत का पैसा जो टैक्स पेयर्स को मिला है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक लैग के साथ ही मार्केट में कुछ असर करेगा, क्योंकि सैलरीड क्लास को सैलरी तो मंथली बेसिस पर ही मिलती है ना। तो ये एक्स्ट्रा मंथली सेविंग्स 8 से 10 हज़ार की जो है, आधी शायद लोग एक्स्ट्रा कंजम्पशन में खर्च करेंगे और आधी सेविंग्स शायद निवेश पर, लेकिन लैग के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर एक्साइटेड और कैरिड अवे ना हो जाएं आप प्लीज़। खैर, मार्केट पर वापस चर्चा करें तो आंख मूंद कर जिस तरह से लोग इन 4-5 सालों में कहीं भी पैसा लगा रहे थे, अब आगे हरगिज़ ना करें, क्योंकि वो दौर अब जा चुका है। फिर भी थोड़ा सुकून इस बात का है कि हमारी इकोनॉमी विश्व के मुकाबले 3% का ग्रोथ आर्बिट्राज एंजॉय करती रहेगी, और ऐसे में गलत नहीं होगा ये कहना कि हमारी सिचुएशन स्ट्रक्चरली तो ठीक ही है। स्ट्रक्चरली वहाँ इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है जहाँ बैंकिंग सिस्टम्स कोलैप्स कर जाएं, गवर्नमेंट्स डिफ़ॉल्ट करने लग जाएं,
या फिर डिफ्लेशनरी सिनारियोज उत्पन्न हो जाए। यूरोप के बहुत सारे देश जो है इस सिचुएशन से आपको याद होगा 8-10 साल पहले गुजरे हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे यहाँ ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। अमेरिका में भी अगर अनदर 6 महीने में ब्याज और घटते हैं और ट्रंप का शोर थोड़ा कम होता है तो हम भी यहाँ ब्याज दरें घटा पाएंगे और उससे इकोनॉमी को फ़ायदा ही होगा, थोड़ा रिस्पाइट मिलेगा। क्या पता रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी की परिस्थिति देखते हुए थोड़ा पहले ही कुछ कदम इस दिशा में उठा ले। लेकिन ये बात तय है कि अब मॉनेटरी पॉलिसी का सुर न्यूट्रल पॉलिसी से अकोमोडेटिव पॉलिसी की तरफ बदलेगा। चलिए देखते हैं आगे मॉनेटरी पॉलिसीज़ में क्या होता है। बाकी क्योंकि सरकार ने अभी तक तो जो खर्चा कम करने की सोच ली है, तो बजट के बाद अगर किसी को टैक्स रिलीफ मिला भी है तो उसे इन्वेस्ट कीजिए। आगे समय स्लो डाउन का है और ऐसे में अपनी मुट्ठी ज़रा कस के पकड़ लीजिए। यही इन्वेस्टमेंट कठिन समय में आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखेगा और आपको सुरक्षित भी महसूस करवाएगा। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से खेमे वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से निवेश करने के लिए सही दिखते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे समय पर जहां पर सब लोग ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मार्केट्स हिंदुस्तान की अभी भी महंगी है। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पिछले 4 सालों में जनता ने इतने खरीदे कि प्राइस टू अर्निंग ऊल्स रूल लेवल पर पहुंच गई। कंपनी चाहे जैसी भी थी, गधे घोड़े इस रेस कोर्स में एक साथ भाग रहे थे। अब वही स्टॉक्स बहुत सारे तो 30 से 40% गिरे हुए हैं। देखिए, लालच बुरी बला है, ये बचपन में हमें कितनी बार सिखाया गया है, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आते। शायद हम इंसानों की प्रवृत्ति ही ऐसी हो जाती है बड़े होकर। बनिस्पत इसके लार्ज कैप स्टॉक्स जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर टॉप 100 कंपनीज होती है, उन्हें ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे थे। तो बड़े तो वो भी, लेकिन कम। और अब पिछले 2 महीनों की करेक्शन के बाद तो एक 1 ईयर पीई मल्टीपल ट्रेलिंग बेसिस पर 22-23 टाइम्स पर अपनी लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास ही है। ये ज़्यादातर वो कंपनीज हैं जो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल होती हैं और जिनके बिजनेस मॉडल्स भी लंबी दूरी का सफ़र तय कर सकते हैं। इसलिए इन लेवल से निफ्टी बेस्ड फंड्स और निफ्टी जूनियर जो कि 51st से 100th कंपनी बेस्ड फंड्स होते हैं, उनका रिलेटिवली अच्छा करने की उम्मीद है। ब्रॉडर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स से दूरी बनाए रखें क्योंकि वहां मार्केट एक्शन बहुत ही चुनिंदा कंपनीज में होगा और बॉटम अप स्टॉक पिकिंग एबिलिटी सिर्फ फंड मैनेजर्स के पास होती है। हम इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अनटिल अनलेस आपको स्टॉक एनालिसिस करना खुद आता है, खबरों से, अफवाहों से, शोर से मेरे ख्याल से आपको बहुत दूर रहना चाहिए। करना भी है तो म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आपके पास है ही, जहां आप फिर भी एक बार से तो निश्चिंत हो सकते हैं कि ऐसे मिड कैप फंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन रिस्क नहीं रहता और कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स पर भी खास ध्यान रखा जाता है। बट लार्ज कैप में चैन की नींद आप सो सकते हैं। इंटरमिटेंटली अगर गिरावट आ भी जाए तो ऐसी कंपनीज अपने प्राइस पर मीन रिवर्ट करती दिखती हैं सूनर और लेटर, और मोस्टली ऐसी कंपनीज की बैलेंस शीट काफ़ी सुडौल होती है, तो आप वोलेटिलिटी भी किसी हद तक डाइजेस्ट कर सकते हैं। पिछली बार भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। ब्याज यहाँ से 1% भी नीचे गिरे तो इन फंड्स पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर 10 साल ड्यूरेशन की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड अभी 6.75 का है और यहाँ से 12 से 18 महीनों में ब्याज 1% भी घटता है तो मार्क टू मार्केट गेन ही 10 साल ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय 1% होता है, कुल 10% ओवर एंड अबव योर 675% का यील्ड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो है मैंने पहले आपको बताया। अब आप मोटे मोटे सरसरे तौर पर तो इसकी वर्किंग समझ चुके होंगे। वैसे ध्यान दें, ये एक इलस्ट्रेटिव वर्किंग थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। किसी और व्लॉग में आपको इसका गणित विस्तार में बाद में कभी समझाऊंगा। बाकी ऐसी अनिश्चितता के वातावरण में सोना एक हेजिंग क्लास की तरह काम करता है, क्योंकि लोग रिस्कियर एसेट्स को बेच करके सोने में छुपना चाहते हैं और इसी वजह से सोने की कीमतें भी बढ़ती हैं।
यहाँ तक कि ये टैरिफ्स के माहौल में जहाँ देश एक दूसरे को धमकियाँ देते फिर रहे हैं, वहाँ भी करेंसी के उतार चढ़ाव से बचने के लिए सेंट्रल बैंकर्स जो है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, इंक्रीमेंटल रिजर्व्स जो है सोने में ही जमा करते हैं। अपने एडवाइज़र से ज़रूर ये एडवाइस लीजिएगा कि ये असेट्स जो मैंने डिस्कस किए आपके एसेट एलोकेशन मॉडल में कहाँ और कितने प्रोपोर्शन में फिट होंगे। खुद कोई निर्णय मत लीजिएगा, पर हाँ, आपको जानकारी होना आवश्यक है। अपने पैसों को मैनेज करने के डिसीजंस में आप भी भागीदार तो होने ही चाहिए, आखिर पैसे तो आप ही के हैं ना। और हाँ, इससे पहले मैं भूल जाऊं एक बहुत ही विशेष बात, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर जिसे हम पॉपुलरली एसआईपी भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का लेटेस्ट डेटा ये बता रहा है कि मार्केट क्या गिरने लगी, लोगों ने अपनी एसआईपी सी बंद करवानी शुरू कर दी। इनफैक्ट एसआईपी स्टॉपेज रेशो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर हाल ही में देखी गई है, अप्रॉक्सीमेटली 80%। बताइए, ऐसे समय में जब मार्केट्स करेक्ट हुई है और आपके पास नीचे वाले लेवल्स पर आने वाले क्वार्टर्स में इन्हीं करेक्टेड लो लेवल्स पर इन्वेस्ट करने का बेहतरीन अवसर है, आप यूं ही ये अवसर गंवा देंगे। जनाब, एसआईपी का तो आधार ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग पर बेस्ड है कि कहीं आप अगर हायर लेवल्स पर भी इन्वेस्ट कर बैठे हैं, कुछ लोग पहली बार इन्वेस्ट किए होंगे 1 साल पहले जब लेवल्स थोड़े से हाई थे, तो भी मार्केट जब करेक्ट होगी या नीचे आएगी, आपका नियमित रूप से ये निवेश किया गया पैसा सस्ते लेवल्स पर इन्वेस्ट हो रहा होता है। इसमें दुविधा कैसी? लेकिन कभी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, कभी अज्ञानता के कारण या फिर डर के मारे हम इस तरह के कदम उठाकर अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो खुद पर थोड़ा सा रहम कीजिए, ये जुल्म बिल्कुल मत करिए। दोस्तों, खुद के हित के लिए आपको थोड़ा सीखना होगा और आपको सक्षम भी बनना होगा। मेरा छोटा सा योगदान इसी दिशा में मैं देता रहूँगा, लेकिन थोड़ा आप भी प्रयास कीजिए और फिर लगातार अभ्यास भी। विश्वास मानिए, आपको जो फुलफिलमेंट मिलेगी और जिस खुशी की अनुभूति होगी वो सिर्फ आप ही खुद से अपने शब्दों में बयान कर पाएंगे। मेरी कोशिश तो जारी रहेगी अगले व्लॉग्स में भी। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिएगा।